नमस्कार, मैं डॉक्टर एजाज हुसैन एक बार फिर आपके समस्त उपस्थित हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाली जेल पहरी की परीक्षा पर। संभवतः जेल पहरी की परीक्षा नवंबर 2020 में हो सकती है, इसलिए जेल पहरी में कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जैसे जीके, हिंदी, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर हम वीडियो बनाएंगे व इस चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे इस परीक्षा में विद्यार्थियों को काफ़ी सहायता प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं इस जेल पहरी की परीक्षा के लिए उन्हीं विषयों को पढ़ाऊंगा जो लगातार मध्य प्रदेश शासन कांस्टेबल, एसआई या फिर जेल पहरी की ही परीक्षाओं में पूछते रहिए। इसलिए आप मेरे जेल पहरी के जितने भी वीडियो में बनाता हूं उसको बड़ी ईमानदारी के साथ देखें व उसको बेहतर तरीके से याद करने की कोशिश कर लें, ताकि कुछ प्रश्न आपके बहुत ही आसानी से परीक्षा में बन जाए। तो हम जेल पहरी के इस पहले वीडियो लेक्चर में भारत के भौगोलिक परिचय पर बात करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि मेरे हर एक वीडियो लेक्चर से जो जेल पहरी के लिए मैं डालूंगा उससे एक प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। तो आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं भारत के भौगोलिक परिचय को। इसमें हम सबसे पहले भारत के अक्षांशीय विस्तार, फिर उसके देशांतरीय विस्तार पर बात करेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम बात करें भारत का यहां और यह और यह, तो हम भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है इसकी बात करें तो यह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और भारत के मुख्य भूमि पर जो इसका अंतिम बिंदु है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। परंतु भारत का यह मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है इसके नीचे भी भारत यहां तक विस्तारित है, जिसे हम अंडमान निकोबार कहते हैं। और अंडमान निकोबार का भी यह निकोबार वाला हिस्सा यहां पर भारत का अंतिम बिंदु है, जिसे हम 6.6 डिग्री 45 मिनट कह सकते हैं। तो इस प्रकार यह भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार है। क्योंकि 0 डिग्री रेखा से जितनी भी रेखाएं उत्तर की ओर खींची जाती है उसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए भारत का विस्तार पूरी तरीके से उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि 0 डिग्री भारत से और नीचे की एक तरफ है, जैसे इंडोनेशिया की तरफ से गुजरती है। इसलिए पूरे भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांश में है। सामान्यतः जेल पहरी जैसी परीक्षाओं में इन उत्तरतम बिंदुओं व दक्षिणतम बिंदुओं के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो भारत के उत्तरतम पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार। इसी प्रकार अगर हम भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का बिंदु देखें तो इसका नाम कन्याकुमारी है।
कन्याकुमारी, जिसको हम इंग्लिश में केप कैमोरिन भी कहते हैं, और ये कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में। और अगर हम भारत के इस उत्तरतम पॉइंट से भारत के इस मुख्य भूमि के दक्षिणतम पॉइंट की दूरी देखें तो वह है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार अब हम भारत के देशांतर विस्तार को देखें। देशांतर विस्तार, अगर हम भारत के देशांतरी विस्तार को देखें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। इस स्थान को, जो भारत का सबसे पश्चिमतम पॉइंट है, इसका नाम है गोहर माता, गोहर माता। और यहां पर जो दक्षिणांत रेखा गुजर रही है उसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। और ये गोहर माता गुजरात राज्य में है। इसी प्रकार हमारे भारत की पूर्वतम देशांतर रेखा जो निकलती है उसका नाम है 97.25 और इस देशांतर को जिस स्थान पर निकलती है उसका नाम है किबुथु, किबुथु। और ये किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार अगर हम भारत के देशांतरी विस्तार को देखें तो 68.7 से लेकर 97.25 डिग्री भारत की देशांतरी विस्तार है, यानी ये भारत की चौड़ाई है। और भारत की कुल चौड़ाई अगर हम देखें तो वह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इस प्रकार अक्षांशीय विस्तार व देशांतरी विस्तार भारत का हम देख चुके हैं। तो अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें इस अक्षांश व देशांतर के आधार पर, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो इस प्रकार हम भारत के सर्वप्रथम अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार के आधार पर उसके कुल क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, चौड़ाई पर बात कर चुके हैं, जिससे सामान्यतः भारत की भौगोलिक आधार पर एक मजबूत समझ विद्यार्थियों के मस्तिष्क में विकसित हो सकती है। अब हम भारत की सीमाओं के विषय में बात करें। अगर हम भारत की कुल सीमा की बात करें, भारत की कुल सीमा, तो भारत की कुल सीमा होगी 22,716.6 किलोमीटर। यह हमारे देश की कुल सीमा है। इस सीमा को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक स्थल सीमा, यानी भारत की जमीनी सीमा, जो 15,200 किलोमीटर है। वह अगर हम बात करें तटीय सीमा या जलीय सीमा, जो भी आप लिख लें, तटीय सीमा, तटीय सीमा भारत की जो है 75.16.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। इस तटीय सीमा को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो 6100 किलोमीटर है, और द्वीपीय तटीय सीमा, यानी द्वीपों की तटीय सीमा जो 1416.6 किलोमीटर है।
इस प्रकार हम भारत की सीमा को विभाजित कर सकते हैं। कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं, पीएससी जैसे एग्जाम में, कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है। तो कुल तटीय सीमा 75/16.6 है, परंतु वह भारत की मुख्य भूमि की सीमा पूछ ले तो आपको 6100 किलोमीटर लिखना है, क्योंकि यह भारत की मुख्य भूमि की सीमा है, जबकि ये अंडमान निकोबार के आसपास के क्षेत्र में द्वीप समूह, यहाँ पर लक्षद्वीप के आसपास के पानी की जो सीमा बनती है उसे हम द्वीपीय तटीय सीमा कहते हैं, जो 1416.6 किलोमीटर है। इस प्रकार हम सीमाओं पर और आगे बात करते हैं। आप इस तरह की भारत की सीमा की देख रहे होंगे। यह भारत की स्थलीय सीमा है, यह भारत की स्थलीय सीमा है, जो भारत के कई राज्यों से होकर लगती है। इस स्थलीय सीमा को हमने देखा कि इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, बहुत लंबी, और इससे भारत के कई पड़ोसी देश लगे हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पर गुजरात से लेकर एक देश है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, फिर बांग्लादेश। तो ऐसे कई स्थलीय देश भारत से अपनी सीमा बनाते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके उन देशों को देखें। अगर हम बात करें कि भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो आप याद रखिएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश भारत से जो सीमा बनाता है वह है 40 किलोमीटर, जो सर्वाधिक है। और बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो याद रखिएगा 5, और उनके नाम हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश और भारत की सीमाओं पर हालांकि कोई बहुत अधिक तनाव नहीं है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी अच्छे रहे हैं, परंतु यहाँ पर भी न्यूमोर द्वीप को लेकर भारत व बांग्लादेश में कुछ विवाद देखने को मिला था। वहीं तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भी भारत व बांग्लादेश में कुछ तनाव था। हाल ही में भारत व बांग्लादेश के बीच में भूमि का आदान प्रदान भी हुआ है, जो करंट के हिसाब से आपको एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि भारत व उसके पड़ोसी देशों के राजनीतिक संबंधों को जब हम जेल पीढ़ी की परीक्षा में पढ़े तब उन पर हम चर्चा कर देंगे। अभी हमारा मुख्य जो ध्यान रहेगा वह भारत के भौगोलिक परिचय पर रहेगा, इसलिए हम विषय से भटकेंगे। अब हम भारत के दूसरे ऐसे देश जो भारत से दूसरे स्थान पर सीमा बनाता है उसकी बात करते हैं। उसका नाम है चीन। चीन और चीन भारत से 3488 किलोमीटर 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है, और इससे 5 भारत के राज्य अपनी सीमा बनाते हैं, जिनका नाम है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, व अरुणाचल प्रदेश। तो यह 5 राज्य जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमा बनाते हैं। चीन व भारत के बीच में हाल ही में सीमा विवाद बहुत सुर्खियों में रहा है, इसलिए करंट के दृष्टि से यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चीन व भारत के मध्य एक सीमा 1914 में खींची गई थी जिसका नाम था मैकमोहन रेखा। परंतु चाइना ने आजादी के बाद, चाइना 1949 में स्वतंत्र रूप में आया था, वह उसने 1959 के दरमियान इस मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते ही भारत व चीन का युद्ध 1962 में हुआ, जिसमें भारत की पराजय हुई व चीन ने भारत के बहुत बड़े भूभाग, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, उस पर अपना कब्जा कर लिया, जो आज भी उसके नियंत्रण में है। और वर्तमान में फिर चीन जिस तरह की सीमा पर कोशिश कर रहा है भारतीय सेना को पीछे हटाने की, अब हम तीसरे ऐसे देश की बात करेंगे जो भारत से सीमा बनाता है। उस देश का नाम है पाकिस्तान। वह पाकिस्तान 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर सीमा भारत से बनाता है। वह 4 भारत के राज्यों को यह सीमा स्पर्श करती है। वह 4 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। अब हम जम्मू कश्मीर को ही इसलिए भी लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख की सीमाओं का अभी भी बहुत अधिक स्पष्ट रूप से बंटवारा नहीं हो पाया है, इसलिए किताबों में बहुत अधिक जानकारी अभी भी इस विषय में नहीं है। इसलिए अभी हम जम्मू कश्मीर ही लिख रहे हैं। हो सकता है कि लद्दाख व जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन विषय में भी कुछ नई अपडेट करंट में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद चौथे ऐसे देश की हम बात करें जो भारत से सीमा बनाता है, तो उसका नाम है नेपाल। और नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेपाल से भारत के कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, तो उनके नाम हैं उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम व पश्चिम बंगाल। याद रखें, यह प्रश्न एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी आ चुका है कि उपयुक्त राज्यों में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। उसमें ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश भी था, जो गलत आंसर था। तो इस प्रकार पाकिस्तान व नेपाल भी भारत से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान व भारत के मध्य जो सीमा रेखा है, उसका नाम रेड क्लिफ है, जो 1947 में खींची गई थी। इसके अतिरिक्त भारत व नेपाल की सीमाओं पर भी वर्तमान स्थिति में तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि नेपाल ने जो अपना नया नक्शा जारी किया है, उसमें भारत के कुछ क्षेत्र जिसमें लिपू लेक महत्वपूर्ण है, उसको भी उन्होंने नेपाल के नक्शे में दिखाया है, जो विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। अब हम भारत से सीमा बनाने वाले और ऐसे कुछ देशों की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत से सीमा बनाने वाले देशों में कुछ और भी देश है, जैसे म्यांमार, जिसका पूर्व का नाम बर्मा है, जो भारत से 1643 किलोमीटर
1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वह भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम, म्यांमार से अपनी सीमा बनाते हैं। ऐसा ही एक और देश जिसका नाम है भूटान, वह भी भारत से 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और इससे भी 4 देश अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल व सिक्किम अपनी सीमा बनाते हैं। वह एक और देश है जो भारत से बहुत कम अपनी सीमा बनाता है, जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत से मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वह भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर ही उसको स्पर्श करता है। तो इस प्रकार हमने भारत की स्थलीय सीमा पर बात कर ली। भारत की स्थलीय सीमा टोटल 15,200 किलोमीटर है, और जिसमें भारत के 7 पड़ोसी देश, जिनकी हम बात करें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान व अफगानिस्तान, ये 7 देश उससे अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश है। कई बार प्रश्न ऐसे परीक्षाओं में आते हैं कि भारत से सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, या कभी कभी इनको क्रम से जमाने के लिए वो बोल देते हैं। भारत की स्थलीय सीमा को समझने के बाद अब हम भारत की तटीय सीमा को समझने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, अगर हम भारत के इस मैप को ठीक से देखें तो इस क्षेत्र में जो जल का भराव है या जो पानी है, इसको हम अरब सागर कहते हैं, अरब सागर। और इस क्षेत्र में जो पानी है उसको बंगाल की खाड़ी, और यहां पर जो नीचे की ओर अथाह जल राशि है उसको हम हिंद महासागर कहते हैं। तो इस प्रकार भारत का एक प्रायद्वीपीय हिस्सा तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो भारत को विश्व में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाता है। क्योंकि किसी भी देश के पास जितना अधिक समुद्री सीमा होगी, उतना वह देश विदेशी व्यापार में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। एक बार एमपीपीएससी में ही यह प्रश्न आ चुका है कि कौन सा यातायात का साधन सस्ता होता है, तो उसमें जल यातायात सबसे सस्ता साधन सही आंसर था। क्योंकि अन्य साधनों में निर्माण कार्य में काफी अधिक धनराशि खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार भारत देश के पास एक लंबी तट सीमा है। हमने देखा है 6100 किलोमीटर, व अगर द्वीपों को मिला ले तो 16.6 किलोमीटर तटीय सीमा है। अब हम इन तटीय सीमा को समझने से पहले समुद्र पर जो तटीय सीमा होती है, कितना किसी देश के पास उसका अधिकार होता है, इसको समझते हैं। याद रखिए, इस तटीय सीमा से 12 मील समुद्री मील के क्षेत्र को प्रादेशिक सीमा कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। यानी कि इस आधार तट रेखा से 12 समुद्री मील की जो दूरी होती है, उस पर प्रादेशिक
सीमा यानी कि उस देश का पूर्ण अधिकार होता है, जिसमें वो अपनी सारी गतिविधियां कर सकता है। परंतु समुद्री तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी को हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इस संलग्न क्षेत्र में उस देश का समुद्री जल पर पूर्ण अधिकार नहीं होता है। हाँ, पर वहां किसी अन्य देश से आने वाले जहाजों से वो शुल्क ले सकता है। इसके बाद तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कोई शुल्क तो वह देश नहीं दे सकता, परंतु यहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान या प्राकृतिक संसाधनों का वह दोहन कर सकता है। तो इस प्रकार किसी भी देश के पास समुद्र पर कितना अधिकार होता है यह हमने इन 3 चीजों से स्पष्ट कर लिया है। तो भारत के पास प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जल व्यापार के माध्यम से एक सक्षम राष्ट्र है। समुद्री मील से तात्पर्य होता है एक समुद्री मील बराबर है 1.8 मील से। समुद्र में मील की गणना कुछ अधिक होती है सामान्य 1 मील से। तो हमने इन चीजों को समझने का प्रयास किया। इसके बाद 200 समुद्री मील की दूरी के बाद जो समुद्र होता है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आता है, यानी उस देश का उस सीमा पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं भारत के वो कौन से राज्य है जो समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं। तो समुद्र से सीमा बनाने वाला पहला राज्य है गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और फिर कर्नाटक के बाद केरल। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो पश्चिमी तट से सीमा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें पूर्वी तट पर सीमा बनाने वाले राज्य है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। तो पूर्वी तट पर 4 भारत के राज्य समुद्र सीमा बनाते हैं व पश्चिमी तट पर 5 राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं। यहीं पर हम एक प्रश्न जो पीएससी में आ चुका है उसको स्पष्ट कर ले कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक समुद्र तटीय रेखा बनाता है। तो उसका नाम है गुजरात और सबसे कम सीमा बनाने वाले राज्य का नाम है गोवा। इसके बाद हम यहीं पर पश्चिमी तट व पूर्वी तट को कितने भागों में विभाजित कर रखा है व यहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इनको भी देख लेते हैं। तो पश्चिमी तट को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर रखा है। जैसे गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के क्षेत्र को काठियावाड़ या काकरा
पार या काठियावाड़ तट कहा जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा तट है। उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक की सीमा को कोंकण तट कहा जाता है और भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार इसी कोंकण तट से होता है। यहीं पर बॉम्बे हाई, यहीं पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अवस्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें गोवा से कर्नाटक तक के क्षेत्र को कन्नड़ तट कहा जाता है। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट की एक विशेषता है, यहाँ पे न्यू मंगलोर बंदरगाह है जो भारत का बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है और यहीं से सर्वाधिक लोहे का व्यापार किया जाता है। एक प्रश्न भी परीक्षाओं में आ चुका है कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार किस तट से किया जाता है, तो उसका सही आंसर था कन्नड़ तट। इसके बाद कर्नाटक से केरल तक के तट को हम कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, भारत का मालाबार तट अपनी कई विशेषताओं के लिए जाना जाता है। जैसे यहाँ पर एकमात्र आणविक धातु जो भारत में पाई जाती है थोरियम यहीं मिलती है। यहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है और यहाँ पर ही सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। इसी के साथ यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम मानसून आता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम मालाबार के तट पर वर्षा करता है। इसके अतिरिक्त भी मालाबार में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था 1921 में, जिसे हम मोपला नाम से जानते हैं, जो नील की खेती करने वाले किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। तो याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग एकमात्र ऐसे भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं जो ईसाई नाम के यहूदी धर्म के थे। तो इस तरह से मालाबार तट की कई विशेषता है जो हम आगे देखेंगे। आगे हम पूर्वी तट की बात करें तो यहां से तमिलनाडु से लेकर विशाखापट्टनम तक का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट की विशेषता यह है कि भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से मात्र एक ही स्थान पर वर्षा होती है और उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। या परीक्षा में तमिलनाडु भी आ जाए तो आप इसी को लगाइएगा। उसके बाद यहां से महानदी तक के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। इस प्रकार भारत में कुल 6 तट हैं, 4 पश्चिमी क्षेत्र व 2 पूर्वी तट पर। इसमें भारत की कुल 6100 किलोमीटर की समुद्री सीमा तय की जाती है। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप समूह के आसपास जो जल राशि है समुद्र की, उसकी सीमा 1416.6 किलोमीटर की अपनी सीमा बनाती है। तो इस प्रकार हमने भारत के पश्चिमी तट व पूर्वी तट के अन्य तटों को देखा, जिसमें काकरापार, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट को देखा। अब हम भारत के कुछ सीमाओं, जैसे जो सीमा रेखाएं समुद्र के बीच काल्पनिक रूप से निर्धारित कर ली गई हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि
भारत के दो देश श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित है। वह इंडोनेशिया भी ऐसा ही एक द्वीपीय देश है जो भारत से सीमा बनाता है समुद्र के माध्यम से, जिनको हम चैनल कहते हैं। तो उन प्रमुख चैनलों को अब हम समझने का यहाँ प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से भी परीक्षाओं में आए। तो चलिए देखते हैं इन प्रमुख चैनलों को। चैनलों को समझने से पहले एक बात आप यहाँ पे जान लीजिए, जो अक्षांश रेखाएं भूखंड पर खींची जाती हैं तो उन्हें अक्षांश कहते हैं, परंतु जब वह समुद्र से गुजरती है, क्योंकि पृथ्वी पर 70% तो जल ही है, वहां से जब अक्षांश रेखा गुजरती है तो उसको हम अक्षांश रेखा ना कहकर चैनल कहते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि अक्षांश रेखाएं हैं या चैनल किसे कहते हैं। तो आप बड़े आसानी से इस चीज को समझ लीजिए कि जल या समुद्र में से जब अक्षांश रेखाएं गुजरती है तो उनको हम चैनल कहते हैं। अब हम देखते हैं भारत के समुद्र में स्थित पड़ोसी देश, जिसमें एक है श्रीलंका व एक है मालदीव। वह यहां से अगर हम देखें तो यह इंडोनेशिया है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भारत व श्रीलंका। भारत व श्रीलंका के मध्य जो सीमा है उसको हम कहते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, भारत व श्रीलंका को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। तो याद रखना, भारत व श्रीलंका को विभाजित करने वाली रेखा है पाक जल संधि। एक बार एग्जाम में, पीएससी की एग्जाम में यह प्रश्न आया है कि हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं, तो उसका सही आंसर था श्रीलंका। इसी के साथ अब हम देखते हैं मालदीव। मालदीव व भारत को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप, यह हम कहें लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। तो लक्षद्वीप या भारत व मालदीव, भारत व मालदीव को विभाजित करने वाली रेखा का नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल के बाद हमें 9 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, इसको भी जान लेना चाहिए। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को ही आपस में विभाजित करता है। लक्षद्वीप में टोटल 47 छोटे छोटे द्वीप है, जिसमें से एक द्वीप का नाम है मिनिकॉय। तो याद रखिएगा, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। याद रखना, दोनों भारत के ही हिस्से हैं और दोनों लक्षद्वीप के ही हिस्से हैं, परंतु 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। परीक्षाओं में कई बार सही जोड़ियां बनाने में प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि 8 डिग्री इसको अलग करता है, 9 डिग्री किसको अलग करता है, वह 10 डिग्री किसको अलग करता है। तो हम यहां पर 10 डिग्री चैनल को भी देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान से निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो अंडमान से निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल को हमने भली भांति देख लिया है। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण चैनल है जिसको हम 24 डिग्री चैनल कह सकते हैं। 24 डिग्री चैनल, यह भारत व पाकिस्तान को
विभाजित करता है। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करता है। गुजरात वाले क्षेत्र में जिसको हम सर क्रीक कहते हैं, सर क्रीक कहते हैं, तो आपको यह भी आना चाहिए। और यह भी एक भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण रहा है। 1965 का युद्ध इसी क्षेत्र में लड़ा गया था। अब हम इसके अतिरिक्त और भी ऐसे चैनल है जिनको देख लेते हैं, जैसे कोको चैनल। कोको चैनल, कोको चैनल किसको विभाजित करता है? तो याद रखिएगा, यहां पर म्यांमार देश है और म्यांमार देश का ही एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, और यह बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में भारत का एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल। लैंडफॉल द्वीप। तो लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच एक चैनल है या जिसका नाम रख दिया गया है कोको चैनल, जो म्यांमार से भारत को विभाजित करता है। तो हम यहां लिख देते हैं, भारत को म्यांमार से अलग करता है कोको चैनल। इसी प्रकार एक और चैनल है ग्रांट चैनल। ग्रांट चैनल भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार के बाद इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप आ जाता है। तो वह ग्रेट निकोबार से सुमात्रा के अलग करता है और इस विभाजन रेखा को हम ग्रांट चैनल कहते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रांट चैनल भारत व इंडोनेशिया को अलग करता है। भारत व इंडोनेशिया को अलग करता है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप व भारत का निकोबार द्वीप या ग्रेट निकोबार। इस प्रकार हमने भारत के मध्य जो भी प्रमुख चैनल या विभाजन रेखा होती है उसको देखा, चाहे वो मैकमोहन हो, चाहे वो रेड क्लिफ हो, चाहे वो पाक डब्लू हो, चाहे वो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 24 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको चैनल आदि हो। निश्चित मान लिया कि यहाँ से जेल पहली जैसी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते रहे और आगे भी आने की पूरी संभावना है। इस प्रकार हमने भारत का आज एक भौगोलिक परिचय देखा है। बहुत ही सरल ढंग से समझाने का मैंने प्रयास किया है। आगे भी मैं ऐसे ही प्रयास जारी रखूंगा और जेल पहली जैसी परीक्षाओं में आपका चयन हो, जिससे आपके परिवार व मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो आज के इस जेल पहली के पहले वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय को मैं अब लगातार आपके समक्ष लाता रहूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप पूरे वीडियो को देखें और इन तथ्यों को नोट्स के साथ समझने का भी प्रयास करें। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।